everyone, this video is the part of our premium content. अगर आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बी इट एकेडमिक्स बी इट कॉम्पिटिटिव, चाहे आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से, यूजीसी नेट, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इन सब कोर्सेज की प्रिपरेशन आप हमारे ऐप के साथ कर सकते हैं. फॉर मोर डिटेल चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. हमारे जो ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. For more free content, you can download the app or you can directly WhatsApp at the given number below and enjoy the lecture. नेक्स्ट टॉपिक जो हमको पढ़ना है, रिटर्न्स टू स्केल एंड मार्जिनल रिटर्न्स टू ए वेरिएबल फैक्टर. यानी कि इस केस में हमको क्या पढ़ना है, रिटर्न्स टू स्केल एंड मार्जिनल रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर के केस में. देखिए, इसमें हमको सिंपल सी ये बात समझनी है कि रिटर्न्स टू स्केल और मार्जिनल रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर के बीच में क्या रिलेशन है. यानी कि हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है फैक्टर की, वो कम होती है, बढ़ती है या कांस्टेंट रहती है व्हेन रिटर्न्स टू स्केल चेंजेस. ठीक है, यानी कि जब मेरा रिटर्न्स टू स्केल इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा या फिर कांस्टेंट होगा, इस केस में मेरा जो मार्जिनल रिटर्न्स है वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, मार्जिनल रिटर्न्स पे इन रिटर्न्स टू स्केल का क्या इम्पैक्ट आएगा, वो मैं पढ़ना चाह रहा हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले अगेन हम कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का केस कंसीडर करेंगे बिकॉज इट इज इजियर. ठीक है, तो बनाते हैं सबसे पहले कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल को बनाने की कोशिश करते हैं. और मैं सबसे पहले ना प्रोसेस रेज बना देती हूँ ताकि बार बार मेरे को पेन चेंज ना करना पड़े. देखिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, वाई एक्सिस इसमें कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स एक्सिस इसमें लेबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. जब मैंने आपको लास्ट क्लास में रिटर्न्स टू स्केल एंड रिटर्न्स टू फैक्टर एक ही डायग्राम में पढ़ना सिखाया था, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो ये लाइन है ओ एल, एनी लाइन, ये जो ओ एल है ये प्रोसेस रेज है. प्रोसेस रेज का क्या मतलब है कि इट पासेस थ्रू ओरिजिन एंड आफ्टर पासिंग थ्रू ओरिजिन व्हाट इट्स हैपनिंग, आफ्टर पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये ठीक है, ये मेरा चेंज इन स्केल बताती है. चेंज इन स्केल से क्या मतलब है कि मेरा जो है, जैसे मैं इसमें अपवर्ड मूव करूंगा, तो अपवर्ड मूव करने का मतलब ये है कि मेरे लेबर और कैपिटल दोनों सेम प्रोपोर्शन में पड़ते हैं. ठीक है, और इसके बाद में मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि ये जो एस टी है, ये जो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, ये जो एक एस टी है जो कि मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, ये मेरे को बताती है that this st returns to a factor. ये returns to a factor क्यों बता रही है, returns to a factor when क्या है मेरा, when capital is fixed and labor is variable. ठीक है, कैपिटल जो है वो मेरी फिक्स्ड है और जो लेबर है वो मेरा वेरिएबल है. कैपिटल फिक्स होने का क्या मतलब है कि हम केवल ओएस अमाउंट ऑफ कैपिटल का ही यूज कर सकते हैं. ठीक है, फॉर डिफरेंट अमाउंट ऑफ लेबर. लेबर आप कितनी भी बढ़ा सकते हैं लेकिन कैपिटल आप इतने लेवल पे ही बढ़ा सकते हैं. अब हम क्या करते हैं, आइसो क्वांट बनाते हैं. तो दिस इज फर्स्ट आइसो क्वांट 100, दिस इज सेकेंड आइसो क्वांट 200 एंड दिस इज थर्ड आइसो क्वांट 300. आप चाहे तो पहले आइसो क्वांट बना के भी बना सकते हैं, बट इससे डायग्राम थोड़ा नीट लगता है और कुछ नहीं है, नहीं तो फिर आप करते रहिए. अब हमको ये बताना है कि हमको क्या प्रूव करना है कि जब रिटर्न्स टू स्केल कांस्टेंट होते हैं तो जब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर डिमिनिश होता है या नहीं. तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल में हम जानते हैं कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो डिमिनिश होता है, लेकिन हम इसको प्रूव कैसे करें कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है भाई हमारा वो डिमिनिश कर रहा है. तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं,
देखिए, मार्जिनल प्रोडक्ट या फिर जो मार्जिनल रिटर्न है किसी भी वेरिएबल फैक्टर का, वो डिमिनिश कर रहा है, हमको वो कैसे पता लगता है बताइए? अगर हमारा मार्जिनल रिटर्न डिमिनिश कर रहा है तो वो हमको पता कैसे चलता है कि हम ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल फैक्टर को यूज करेंगे टू ए फिक्स्ड क्वांटिटी। जैसे कि मैंने अभी रिटर्न्स टू स्केल का केस बताया था। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने अभी रिटर्न्स टू स्केल का केस बताया था और मैंने बताया था कि रिटर्न्स टू स्केल के केस में अगर सेम आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा इनपुट लगाने पड़ रहे थे, ठीक है, यानी कि हम ज्यादा इनपुट लगा रहे हैं तब भी हमारा आउटपुट सेम बढ़ रहा है जितना कौन, तो ये हमारा क्या था? डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। यहाँ पे देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया है, ये मेरा क्या था? रिटर्न्स टू स्केल था। और इसको देखिए, हम ज्यादा इनपुट लगा के भी सेम आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहे थे तो हमारा डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का केस बना। सेम वे यहाँ पे अगर हम रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर या फिर रिटर्न्स टू लेबर देखना चाह रहे हैं तो रिटर्न्स टू लेबर डिमिनिश कब करेगा? जब हम ज्यादा क्वांटिटी ऑफ लेबर को यूज कर रहे होंगे, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी ऑफ लेबर को यूज करके भी हमें सेम यूनिट ऑफ आउटपुट ही मिल रहा है, क्योंकि जो हमारा लेबर है, जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है, मार्जिनल रिटर्न है लेबर का, वो क्या है? डिमिनिशिंग है। ठीक है, तो हमें क्या शो करना है? हमें ये शो करना है कि हम सेम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मोर इनपुट्स। ठीक है, यानी कि दिस इज आर, दिस इज एन, नाम दे देती हूं मैं। ठीक है, दिस इज एम, दिस इज क्यू। ठीक है, एम क्यू आर एन, ये मेरा हो गया एफ। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे? आइसो क्वांट बना लेंगे, यानी कि पैरेलल लाइंस जो है वो बना लेंगे। इसके आइसो क्वांट बनाइए, ये रहा। इसका आइसो क्वांट बनाइए, ये रहा। इसका आइसो कोसलाइन बनाइए। ठीक है, और अब इनके नाम रखना शुरू कीजिए। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना डायग्राम? मैंने वही बोला था, क्यू आर एन एफ। ठीक है, तो ये जो आइसो क्वांट है ना, दिस विल लुक समथिंग लाइक दिस। फिर से बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है? आइसोकोस लाइन बनाते हैं पहले। हमको क्या करना है? 3 आइसोकोस लाइन बनाते हैं। फर्स्ट आइसोकोस लाइन, सेकंड आइसोकोस लाइन, थर्ड आइसोकोस लाइन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? एक हमने प्रोसेस रेंज बना दी। मैं फिर से बना रही हूँ, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। एंड दिस इज एस टी। ठीक है, अब हमको क्या करना है? आइसो क्वांट बनाने हैं। ठीक है, सो दिस इज माई फर्स्ट आइसो क्वांट, दिस इज माई फर्स्ट आइसो क्वांट, दिस इज माई सेकेंड आइसो क्वांट, दिस इज माई थर्ड आइसो क्वांट। 300, 200, 100। ठीक है, नाउ इनके नाम लिख लेते हैं। तो दिस इज आर, दिस इज एन, दिस इज एफ, दिस इज क्यू, दिस इज एम, एंड दिस इज ई। ठीक है, ये मैंने डायग्राम बना दिया और इसको नाम दे दिया। आप चाहें तो पहले आइसो क्वांट बना लीजिए, बाद में आइसोकोस बना लीजिए, चाहे तो आइसोकोस पहले बना लीजिए, आइसो क्वांट बाद में बना लीजिए। सबका अपना अपना तरीका है। ठीक है,
अब मेरे को ये बताना है कि मैं ज्यादा इनपुट्स को यूज करके, यानी कि ज्यादा कैपिटल को यूज करके भी सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा हूं। क्योंकि ये मेरा कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का केस है, तो ये मेरे को क्या बता रहा है कि हमेशा सेम लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो मुझे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि मेरा कैपिटल जो है वो फिक्स हो गया है, तो मैं केवल लेबर के अमाउंट को वेरी कर सकता हूं, और लेबर मुझे ज्यादा वेरी करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, मुझे इसमें दिखाना है, व्हाट आई हैव टू शो दैट दिस Qn, I have to show that this Qn is greater than, this Qn is greater than, किससे ज्यादा है ये Qn मेरा? Qm से, Qm, this दिस Qn is greater than Mq, ये मुझे प्रूव करना है। देखिए डायग्राम देख रहे हैं तो डायग्राम देख के तो हमें वैसे ही समझ में आ रहा है कि Qn वाला ज्यादा है और Mq वाला कम है, लेकिन हम इसको मैथमेटिकली भी प्रूव करने की कोशिश करते हैं। देखिए किस तरीके से प्रूव करते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है, व्हाट इज इट। अब हम दो ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ट्राइंगल लिया QRF, एंड दूसरा ट्राइंगल जो हमने लिया दैट इज QPE। दो ट्राइंगल्स को कंसीडर कीजिए। पहला ट्राइंगल ये हो गया QRF वाला, ये इसका एडिशनल पार्ट है। दूसरा ट्राइंगल हो गया हमारा QPE, ये हमारे दो ट्राइंगल हो गए, ठीक है, QRN QPE। अब देखिए इसमें QR इज इक्वल टू PQ, ये QR PQ के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है, ओरिजिन ऑफ प्रोसेस रे है, ओरिजिन से जा रहा है, तो इट विल बी इक्वल, तो QR इज इक्वल टू PQ हो गया, दिस QR इज इक्वल टू PQ हो गया, ठीक है। नाउ एंगल QRF इज इक्वल टू एंगल QPE हो गया, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्यों, because it is vertically opposite angle. No, this is alternate angle. This is because this is alternate angles, ठीक है। और उसमें ये दो एंगल जो होंगे वो भी सेम होंगे, ठीक है, यानी कि एंगल RQF इज इक्वल टू एंगल PQE, ठीक है। ये कौन से है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। 11th क्लास में लाइंस एंड एंगल चैप्टर पढ़ा होगा, जिसमें दो पैरेलल लाइंस होती थी, अगर उस पर एक ट्रांसफर्स ड्रॉ करते थे तो ये जो 8 एंगल बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, जेड के शेप में इनको याद करते थे, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, वो सब इक्वल होते थे, कुछ का सम 180 होता था। 9th क्लास की बुक में आप जाके उसको रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि मेरा एक साइड इक्वल हो गई है, दो एंगल इक्वल हो गए हैं, तो मैं SAA कॉन्ग्रेंसी की हेल्प से ये प्रूव कर सकती हूँ कि एंगल, ये जो ट्राइंगल है QRF और ट्राइंगल QPE, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट का क्या मतलब है कि ये दोनों एक जैसे हैं, दे आर सिमिलर एंगल्स, ठीक है, यानी कि इक्वल है अर रेस्पेक्ट में, दे दीज जो ट्राइंगल्स हैं, दीज ट्राइंगल्स आर इक्वल इन एवरी रेस्पेक्ट। क्योंकि ये इक्वल है तो मेरा क्या हुआ कि ये जो QF है और ये जो EQ है, ये क्या हो गए, सेम हो गए, QF इज इक्वल टू EQ हो गया। नाउ देखिए दिस इज QF, यहां से यहां तक, एंड दिस इज EQ। अब अगर आप बात करें, ठीक है, कि जो MQ है वो मेरा EQ से कम है, बिकॉज MQ तो केवल इतना है और EQ पूरा है, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करूं तो दिस इज द लाइन, दिस इज M, दिस इज Q एंड दिस इज E, दिस इज E, दिस इज M, दिस इज Q। तो मैं कह सकती हूँ ना कि इस लाइन में मेरा जो MQ है दिस इज लेस देन EQ, ठीक है। MQ क्या है मेरा, लेस देन EQ है। और क्या मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा QN है दैट इज ग्रेटर देन
क्यू एफ, ठीक है। कैसे? देखिए इस तरीके से है, ये मेरा Q है, ये मेरा F है और यहाँ पे मेरा N है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि ये जो मेरा QN है, जो यहाँ पे इंटरसेक्शन है, दिस इज QN और दिस इज QF, तो QN इज ग्रेटर देन QF, क्योंकि मेरा MQ EQ से कम है और मेरा QN QF से ज्यादा है, तो आई कैन से कि जो मेरा QN है वो MQ से ज्यादा है, यानी कि दिस QN इज ग्रेटर देन दिस MQ। हमें देखने में भी पता चल रहा है, ठीक है, लेकिन उसको हम इस तरीके से मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। तो हमें समझ में आ गया, जब रिटर्न्स टू स्केल हमारे कांस्टेंट होते हैं या फिर जो हमारा प्रोडिक्शन फंक्शन है वो होमोजीनियस होता है, फर्स्ट डिग्री का लीनियर होमोजीनियस प्रोडिक्शन फंक्शन होता है, तो जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट होता है वो हमारा डिमिनिश करता है। इसको हम मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। मैथमेटिकली कैसे प्रूव कर सकते हैं? हमारा प्रोडक्शन फंक्शन क्या था? क्यू ए एल की पावर अल्फा के की पावर बीटा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि हम कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल की बात कर रहे हैं, तो बीटा की वैल्यू 1 माइनस अल्फा हुई और इस वैल्यू को हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्यू ए एल अल्फा के की पावर 1 माइनस अल्फा, ठीक है। इसको डिवाइड कर दीजिए, डेल क्यू डिवाइड बाई डेल एल इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, तो एल इंटू ए एल की पावर -1 इंटू के 1 माइनस अल्फा। नाउ अल्फा ए, ठीक है, यहाँ पे एल अल्फा डिवाइड बाई एल 1 इंटू के 1 माइनस अल्फा, ये जो -1 था ये नीचे चला गया, क्योंकि ये दो पावर हमारा सेम है, बेस हमारा सेम है, तो नीचे जाके पावर जो है वो सब्ट्रैक्शन में है तो नीचे जाके डिवीजन में हो गया। ए, ठीक है, के 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाई एल 1, अब इस पावर को भी नीचे ले जाएंगे 1 माइनस अल्फा, तो क्या हुआ? अल्फा इंटू ए के डिवाइड बाई एल 1 माइनस अल्फा, ये मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर आ गया। अब देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर आ गया, इसमें मेरा अल्फा और ए ये दोनों तो कांस्टेंट है, ठीक है, और कैपिटल जो है वो मैंने फिक्स कर दी। शॉर्ट रन में क्या हो जाती है? मेरी कैपिटल फिक्स हो जाती है, तो इसमें क्या किया मैंने? अपनी कैपिटल को फिक्स कर दिया, क्योंकि मेरी जो कैपिटल है वो फिक्स हो गई है, तो क्या देखने के लिए मिला कि अगर मेरा के बाई एल, इसमें कैपिटल मेरा फिक्स है और लेबर मेरा बढ़ता है, तो क्योंकि मेरा न्यूमरेटर जो है वो फिक्स है, डिनोमिनेटर जो है वो मेरा कम हो जाता है, तो मेरा अल्टीमेटली ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है ये क्या हो जाएगा? डिमिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो एम पी एल विल डिमिनिश, ठीक है, के इंटू एल डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। ये क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ ये ऐसा बेटा बताइए? व्हाई दिस हैज हैपेंड? बिकॉज मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिमिनिश करेगा, क्योंकि मेरा न्यूमरेटर कांस्टेंट है और मेरा डिनोमिनेटर जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि रिटर्न्स टू स्केल और रिटर्न्स मार्जिनल, रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर किस तरीके से आपस में रिलेटेड है, यानी कि जब रिटर्न्स टू स्केल डिमिनिशिंग होगा तो मेरा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वेरिएबल फैक्टर्स का वो फॉल करेगा रैपिडली। अब मुझे देखना है कि अगर मेरा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है तो किस तरीके से मार्जिनल रिटर्न्स टू फैक्टर्स पे इम्पैक्ट आता है। इंक्रीजिंग का देखना है पहले या डिक्रीजिंग का देखना है? ठीक है, पहले डिक्रीजिंग का देख लेते हैं, डिक्रीजिंग का थोड़ा इजी है, ठीक है। डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, तो ड्रॉ कीजिए। ठीक है, ये आपने ड्रॉ किया, वाई एक्सिस पे मैंने कैपिटल लिया, एक्स एक्सिस पे मैंने लेबर लिया। डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल दिखाना है, कैसे दिखाएंगे? डिस्टेंस जो है वो बढ़ता ही जाएगा, दिस इज माई डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, 100 200 300, अभी थोड़ी देर पहले दिखाया, अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम बना के दिखाया था ना। अब क्या कीजिए इसमें,
एक उसको फिक्स कर दीजिए, ठीक है, और साथ में प्रोसेस रे जो है वो बना लीजिए। ये हमने इसमें ना वो चीजें जो है वो ज्यादा क्लियर दिख जाएंगी आपको। 300, ठीक है, इतना समझ में आया। दिस इज एस टी, ठीक है। नाउ क्या देखना है मेरे को, दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर, ठीक है, दिस इज एम, दिस इज एन। अगर आप डायग्राम देखें तो एम क्यू, दिस इज एम क्यू, ये मेरा क्या बता रहा है, रिटर्न्स टू फैक्टर बता रहा है ना। दिस एम क्यू इज ग्रेटर देन क्यू एन। डायग्राम से पता चल रहा है, डायग्राम से पता चल रहा है ना कि एम क्यू इज ग्रेटर देन क्यू एन, ठीक है। क्यू एन इज ग्रेटर देन एम क्यू, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब भी मेरा रिटर्न्स टू स्केल डिमिनिशिंग होगा, रिटर्न्स टू स्केल जब भी मेरा कम हो रहा होगा, तो जब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट है वेरिएबल फैक्टर का, ये मेरा बहुत ज्यादा कम होगा, ठीक है, बिकॉज एम क्यू इज ग्रेटर देन क्यू एन। एम क्यू जो है वो मेरा ज्यादा है क्यू एन से, ठीक है। अब मेरे को देखना है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का केस। अरे वाई एक्सिस पे मैंने कैपिटल को रिप्रेजेंट किया और एक्स एक्सिस पे मैंने लेबर को रिप्रेजेंट किया। जब मैंने एक्स एक्सिस पे लेबर को रिप्रेजेंट किया और वाई एक्सिस पे कैपिटल को रिप्रेजेंट किया, तो मुझे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल जो है वो बनाना है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में क्या होगा, डिस्टेंस जो है वो मेरी कम होती चली जाएगी, ठीक है। दिस इज माई इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। क्या होता है इसमें, सक्सेसिव डिस्टेंस जो होती है वो कम होती चली जाती है, ठीक है। तो मैंने प्रोसेस रे बनाई और प्रोसेस रे पे पहले मैं इसका नाम लिख देती हूँ ताकि थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है। तो ओ पी क्यू आर। अब आप देख सकते हैं कि जो मेरा ओपी है वो पी क्यू से बड़ा है, ओपी पी क्यू से बड़ा है, और पी क्यू जो है वो मेरा क्यू आर से बड़ा है। पी क्यू जो है वो मेरा, दिस पी क्यू इज ग्रेटर देन क्यू आर। तो ये मेरा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का केस बता रहा है। इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज क्यू, दिस इज एन, दिस इज एम। अब देखिए एम क्यू और क्यू एन का क्या स्टेटस है वो मेरे को देखना है। दिस इज एम क्यू, इसमें तो ऑलमोस्ट नहीं, सेम नहीं आया है। दिस इज एम क्यू एंड दिस इज माई क्यू एन, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरा जो क्यू एन है, ये जो डिस्टेंस है वो सक्सेसिवली कम हो रहा है। तो मेरा ये जो क्यू एन है ये एम क्यू से कम है। क्यू एन इज लेस देन एम क्यू, ठीक है। ये मेरा क्यू एन है और ये मेरा एम क्यू है। यू कैन सी क्लियरली कि जो मेरा क्यू एन है वो एम क्यू से कम हो रहा है, ठीक है। अगर डिस्टेंस और कम हो जाता यानी कि जो मेरा ये वाला है ये लेट्स से यहाँ पे हो जाता, तो ये क्यू एन हो जाता, इतना सा क्यू एन हो जाता, क्यू एन, और ये पूरा मेरा एम क्यू हो जाता। यानी कि जब मैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल की बात कर रही हूँ और उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो बढ़ रहा है, तो उस केस में मेरा जो क्यू एन है वो क्या हो गया, लेस देन एम क्यू हो गया। इसका मतलब क्या है, क्यू एन के कम होने का मतलब ये है कि मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, वो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इसमें भी ना समझने वाली बात यह है कि
जब रिटर्न्स टू स्केल बहुत ज्यादा इंक्रीजिंग होंगे, केवल तब ही मेरा मार्जिनल रिटर्न्स टू वेरिएबल जो है इंक्रीज होगा। देखिए मैंने यहाँ पे देखी, यहाँ पे जो है वो डिस्टेंस कम है क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न्स बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में मेरे को इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल देखने के लिए नहीं मिलता है, तो उस केस में इसमें भी डिमिनिशिंग रिटर्न्स देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर मेरा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, लेट्स से इसका नाम पी रख देते हैं, ठीक है, क्यू पी होता, तो मेरे को डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल मिल रहा था, बिल्कुल क्लियरली मिल रहा था, क्योंकि उस केस में मेरे क्यू पी इज इक्वल टू एम क्यू था। लेकिन अगर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मेरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इट इंक्रीजेस वेरी वेरी सिग्निफिकेंटली, तो क्या होता है, मेरे को माई क्यू एन जो होता है वो ज्यादा, ये क्यू एन जो होगा वो कम हो गया, तो क्यू एन इतना सा है, लेस देन एम क्यू। तो इस केस में मेरे को इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल देखने के लिए मिल सकता है। तो बेसिकली अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन ये है कि अगर रिटर्न्स टू स्केल मेरा कांस्टेंट है, तो जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट है वेरिएबल फैक्टर का, जो कि हमने एक फिक्स फैक्टर के साथ में कंबाइन किया है, जब मेरे रिटर्न्स टू स्केल डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और कांस्टेंट थे, तो जब मेरा रिटर्न्स टू स्केल कांस्टेंट था, तो मैंने क्लियरली देखा था कि मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल कर रहा है। मैंने इसको कॉन्ग्रेंसी के उससे भी दिखाया आपको, ठीक है, और मैंने आपके उसका जो मैथमेटिकल था उससे भी प्रूव किया कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो मेरा डिक्रीज कर जाता है। अगर मेरा रिटर्न्स टू स्केल कांस्टेंट की जगह इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिश और इंक्रीज करने पर डिपेंड किस चीज पे करता है, कि किस इंटेंसिटी के साथ हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलता है। इनवर्स रिलेशनशिप होगा, अगर हमें ज्यादा स्ट्रॉन्गली इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलेगा, तो मेरा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो फॉल कर जाएगा, और अगर सफिशिएंटली मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता है, तो मेरा मार्जिनल, सॉरी, अगर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, सॉरी कट कर देना माइक, तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में मेरे को क्या मिलता है, एक पॉजिटिव रिलेशन मिलने के लिए मिलता है। पॉजिटिव रिलेशन से क्या मतलब है कि अगर मेरा जो इंक्रीजिंग रिटर्न है वो बहुत ज्यादा लेवल पे बढ़ जाता है और इट इंक्रीजेस सफिशिएंटली, तो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है, ठीक है, अगर हमें सफिशिएंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल नहीं मिल रहा है, तो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट विल स्टिल बी डिमिनिशिंग। लेकिन जब हम रिटर्न्स टू स्केल डिमिनिशिंग की बात करते हैं, तो अभी हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, डिक्रीज करता है। बेसिकली हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज करेगा इन दोनों कंडीशन में, तो फॉर श्योर 100%। और यहाँ पे मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज नहीं करेगा, वाई इट विल नॉट डिक्रीज, only when my marginal product will not decrease, only when my increasing returns to scale are sufficiently high। अगर ये बहुत ज्यादा है, ओनली इन दैट कंडीशन मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो मेरा इंक्रीज करेगा। ठीक है, आई होप सारे जो टॉपिक्स है ना वो आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी वाली बात इतने अच्छे से समझ में नहीं आई कि हमने किस तरीके से प्रूव किया कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल में मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा डिमिनिश करता है, अगर आप एम क्यू इज इक्वल टू क्यू एन प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, क्यू एन इज इक्वल टू एम क्यू इक्वल प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको मैथमेटिकल भी कर सकते हैं। मैंने आपको उसको दोनों तरीके बताए हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का डायग्राम बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि एग्जैक्ट आप नहीं दिखा सकते। अगर आप ग्राफ पे बना रहे हैं या पेपर पेन पे बना रहे हैं तो फिर थोड़ा इजी होता है। यहाँ पे ना स्केलिंग का अंदाजा नहीं होता है मेरे को, ठीक है, स्केलिंग का अंदाजा नहीं होता है, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है।
ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर गाइस। आई जस्ट होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल। प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आई हैव सीन इन माय एनालिटिक्स कि आप लोग वीडियोस देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। आई हैव टारगेट ऑफ फिनिशिंग ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स। Until next time, I see you again. Keep loving us. Thank you so much.